व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 11th AI और हमारी यूनिट चल रही है जी ये 5 और 5वीं यूनिट का नाम है जी डेटा लिटरेसी। और इसमें जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा। तो चलिए फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। किताबी भाषा कहती है कि ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है ना जो, वो क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो। किसको भाई? डेटा को, है ना। क्यों करते हो? टू डिस्कवर यूजफुल इंफॉर्मेशन, फाइंड पैटर्न्स एंड मेक डिसीजंस। ये पूरी कहानी है। डेटा आया, क्या किया, डेटा को गैदर किया, इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि हम उसको बड़े ढंग से एनालाइज कर पाए। एनालाइज क्यों कर पाए? ताकि हम उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए, क्योंकि हम वहां से यूजफुल इंफॉर्मेशन, कुछ पैटर्न्स ढूंढ पाए कि पिछले साल इतना था तो अब ये चेंजेस है जो हो सकते हैं, यानी कि हम डिसीजंस कर पाए। ये किताबी भाषा है इसकी, बट ये इसकी किताबी परिभाषा थी। अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। एक काम करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टर्म को ही पहले समझते हैं। AI है उसको हम साइड में रखते हैं, पहले जस्ट समझते हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है। देखिए, अब इसके लिए बड़ा ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपने अपने स्कूल के अंदर अक्सर एक पैटर्न देखा होगा। क्या आपने स्कूल में देखा होगा कि आपके टीचर हैं, उनके ऊपर उनके HOD हैं, उनके ऊपर उनके प्रिंसिपल हैं, एंड हो सकता है उसके ऊपर भी कोई स्कूल का और हेड, या है ना, हम मान लेते हैं, है ना। ठीक है, तो अब क्या है कि यूजुअली क्या होता है, टीचर्स क्या करते हैं, इस परिभाषा को देखिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक टीचर के पर्सपेक्टिव से कैसे होगा, क्योंकि वो भी डेटा को गैदर करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, ताकि वो वहां से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन, कुछ पैटर्न्स, और उन पैटर्न्स के बेसिस पर कुछ डिसीजन है जो ले पाए। तो टीचर के पर्सपेक्टिव से डेटा तो वो भी गैदर कर रहा है, लेकिन यहां पर वो जो डेटा गैदर कर रहा है वो क्या, मार्क्स बच्चों के उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। जैसे मान लो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर साइंस या IP लेती हूँ, तो मैं अपने बच्चों का मार्क्स हैं या डेटा है उसको गैदर करूंगी, यानी कि उसको कलेक्ट करूंगी, है ना। अब उस डेटा को मैंने कलेक्ट किया। अब डेटा कलेक्ट होने के बाद में मैं मान लो उसको किसी एक्सेल की टेबल में कुछ फॉर्मूलाज वगैरह लगा करके उसको एक अच्छे बड़े ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से उसको रख दूं। बच्चे का नाम हो जिसमें उसके मार्क्स हो, और कौन से मार्क्स हैं उसके, यूनिट टेस्ट 1 के हैं, 2 के हैं, या फिर टर्म 1 के हैं। तो अगर यूनिट टेस्ट के 1 के मार्क्स मैंने सेव करके रखे थे तो उसी में आगे यूनिट 2 लगा दूंगी, उसी के आगे मैं उसके टर्म 1 के या फिर प्री बोर्ड्स के मार्क्स है जो लगा दूंगी। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ये ऑर्गेनाइज करने की मुझे जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मैं वहां से एनालाइज करूंगी कि भाई क्या एवरेज है जो रहा है, क्या हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स हैं जो मेरे बच्चों के रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो चुके हैं या होने के कगार पर हैं, जो बोर्ड में दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे उनके लिए सॉल्यूशंस आगे ढूंढने हैं। तो ये मुझे एनालाइज करना बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, अब इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि विच स्टूडेंट नीड हेल्प। वही चीज कि मैं यहाँ पर मार्क्स के एवरेज से हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स और जो बच्चे फेल हो रहे हैं मैं उनसे एनालाइज कर रही हूँ कि जो बच्चे टॉपर हैं उनको किस तरीके से मैं और बोर्ड के क्वेश्चंस दे करके, PYQs दे करके उनकी तैयारी को और बेहतर बना सकती हूँ। और वो बच्चे जो पास तक नहीं हो रहे हैं उनके लिए ऐसा क्या किया जा सकता है कि वो एक अच्छा स्कोर करके कम से कम पास तो हो जाए। हम इसलिए डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और फिर इंटरप्रेट किया जा रहा है डेटा आपका। देन उसके बेसिस पर हम डिसीजंस ले रहे हैं, एडवाइस भी ले रहे हैं, हो सकता है किसी दूसरे टीचर की, है ना। तो हम उनको एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ अलग से असाइनमेंट्स हैं जो उनके लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये सारा पर्सपेक्टिव किसका है? डेटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो किसका है? एक टीचर का है। वो ये चीज कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है डेटा, ऑर्गेनाइज कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है अपने बेसिस पर, अपने सब्जेक्ट को लेकर के, है ना। तो अब हो सकता है वो आगे चल करके, मतलब इस प्रोसेस को देखिए आप, क्या है कि सबसे पहले कलेक्ट होगा, ऑर्गेनाइज होगा, एनालाइज होगा, इंटरप्रेट होगा, देन हम एक डिसीजन है जो ले रहे होंगे। ये पूरी चेन है। ठीक है, कलेक्टिंग यानी कि टीचर ने क्या किया, कलेक्ट किए मार्क्स अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑर्गेनाइज किया उस डेटा को बड़े ढंग से कि हम
उसको इस तरीके से एनालाइज कर पाएं कि हम उसमें से एवरेज, हाईएस्ट, लोएस्ट, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कौन पास हो रहा है, कौन है जो मीडियम लेवल पर पास हुआ है, कौन है जो तैयारी अच्छी कर सकता है, क्या ज़रूरत है उसको आगे, मतलब क्या और चीज़ें हैं जो मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ उसकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, तो मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ उस चीज़ को, देन डिसीजन ले रहे हैं उसके बेसिस पर, है ना। तो डेटा को एनालाइज हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम एक चार्ट बना करके, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करी और फिर उस टेबल के बेसिस पर देखो मेरे को कितने ढंग से है जो समझ में आ रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल 80 से ऊपर हैं, तो उनके लिए ऐसी एक्स्ट्रा चीजें क्या प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, और वो बच्चे जो बहुत लोएस्ट मार्क्स के ऊपर हैं, हालांकि इसमें है नहीं लेकिन हाँ आपको दिख जाता कि हाँ ये बच्चा थोड़ा सा कम है जो नंबर लेकर के आ रहा है, तो इसके लिए और चीजें बेहतर है जो कैसे बनाई जा सकती है। तो कितना बड़े ढंग से एक सब्जेक्ट का, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जो हो रहा है, कितना जरूरी है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब देखो लास्ट टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा, अब हम देखते हैं कि यार टीचर से ऊपर जो उसका एचओडी है ना, वो भी सेम ही चीज है जो कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो डेटा कलेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक ही टीचर का नहीं, और भी टीचर्स का डेटा है जो कलेक्ट करेगा, या और भी क्लासेस का डेटा है जो कलेक्ट करेगा उसी के सब्जेक्ट की, है ना। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले कलेक्शन यहां पर भी होगा, ऑर्गेनाइज होगा, एनालाइज होगा, इंटरप्रेट होगा, और तब उसके ऊपर डिसीजंस हैं जो लिए जाएंगे। अब कलेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, कलेक्ट मार्क्स फॉर फ्रॉम ऑल सीएस टीचर्स, जितने सारे सेक्शंस में टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, तो सबके मार्क्स को कलेक्ट किया जाएगा। देखो क्या चीज हुई, लास्ट हमने देखा कि टीचर्स ने क्या किया, हर सब्जेक्ट के टीचर ने अपना एवरेज निकाला, हाईएस्ट लोएस्ट मार्क्स निकाले, वीक स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाली। अब वो एक टीचर ने अपना काम कर लिया, ऐसे ही हर टीचर ने डेटा गैदर किया, ऑर्गेनाइज किया, इंटरप्रेट किया, डिसीजन लिया, है ना। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स, मतलब सारे मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी क्लासेस के टीचर्स अब डेटा किसको दे रहे हैं, अपने एचओडी को दे रहे हैं। इसके लिए डेटा कलेक्शन अलग हो गया। अब ये नहीं है कि ये हर सब्जेक्ट के, मतलब अपने सब्जेक्ट के हर एक बच्चे का ऐसे डेटा कलेक्ट करके लेकर के आएगा, नहीं, ये सिर्फ उस टीचर से डेटा है जो मांगेगा, उसने ऑलरेडी अपना काम कर लिया है। इसके लिए डेटा कलेक्शन भी है लेकिन अलग है कि अब ये उस डेटा के बेसिस पर ऑर्गेनाइज करेगा, एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा और डिसीजन लेगा। तो इसने क्या किया, सारे सीएस टीचर से जो जिस सेक्शन में पढ़ा रहे हैं ना, उनका डेटा कलेक्ट किया। अब क्या करेगा, ये सेक्शन वाइज कुछ चार्ट्स, कुछ शीट्स हैं जिनको क्रिएट करेगा या अपने टीचर से करवाएगा। क्यों? क्योंकि आगे उसको एनालाइज करना है ना। एवरेज कंपैरिजन हो रहा है कि ह्यूमैनिटीज के ज्यादा नंबर हैं या साइंस वालों के कम नंबर हैं, है ना। साइंस के भी किस सेक्शन के हाईएस्ट नंबर है, कौन से सेक्शन में हमें एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ सकती है, टीचर को स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है जो पड़ेगी, कितने क्लासेस, कौन सी क्लास है जहां पर ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, या कौन सी क्लास में है जहां इक्का दुक्का बच्चे भी फेल हो रहे हैं, या कहां से हमें सिटी टॉपर है जो आ सकता है ना। ये सारी चीजें क्या है, आइडेंटिफाई हो रही है। आइडेंटिफाई विच सेक्शन और टीचर नीड हेल्प, डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब प्लान कर रहे हैं टीचर्स आपस में कि हाँ इस क्लास को हम ये क्वेश्चन से जो प्रोवाइड करा सकते हैं, इस क्लास में ऐसी चीजें हो सकती हैं, हर क्लास के अकॉर्डिंग उनको उनका इनपुट है जो दिया जाएगा ताकि वो और बेहतर कर पाए, है ना। बेहतर को कैसे बेहतर बनाया जाए, और जो कगार पर पास हो रहे हैं उनको कैसे और आगे है जो लेकर के ले जाया जाए। तो यहां पर आपका जो एचओडी है टीचर से ऊपर, वो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन उसका डेटा कलेक्शन इज डिफरेंट, बट वो भी ऑर्गेनाइज करेगा क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, अल्टीमेटली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहा है। हम एक ही पॉइंट की तरफ जाकर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप कह सकते हो लाइफ के अंदर हर जगह है, हम हर जगह एनालिसिस है जो कर रहे हैं, हर जगह कैलकुलेशन है जो हो रही है, हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब हमारे माइंड में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चल रहा है ना। अब आगे चलते हैं, आगे देखो क्या हुआ कि वो जो एचओडी है उसके पास में हर एक क्लास का, हर एक सेक्शन का जब उसके सब्जेक्ट का डेटा गया, तो वो हो सकता है ऐसे चार्ट्स के थ्रू कंपैरिजन कर रहा हो कि भाई 12th बी के बच्चे हैं ना, उनको ज्यादा जरूरत है, 12th ए वाले थोड़े इंटेलिजेंट है, तो हम बी वाले बच्चों को कैसे 12th ए के लेवल तक लेकर के आए, 12th ए को कैसे 100 तक लेकर के जाएं। तो ऐसा हम सोचेंगे जब हम ये सारी प्रोसेस से गुजरेंगे, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट,
उसको ऑर्गेनाइज करना, इंटरप्रेट करना, ये सारी चीजें कर रही होंगी। दिस इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आप कह लो कि इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज कर रही है अपने बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कि भाई पिछले साल अगर सेल इतनी थी तो अब हम क्या चेंजेस हैं जो कर सकते हैं, है ना। कौन सी मैंने ऐसी कैंपेन चलाई, मान लो एक कंपनी थी, अब मैं इसी के बीच एक और एग्जांपल ले आई, है ना। उसने मान लो 5 कैंपेन चलाई, एक यूट्यूब के थ्रू चला दी, और एक मान लो उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर कुछ यस नो वाले क्वेश्चंस पूछ करके, एक मान लो उन्होंने फिजिकली जा करके अपने कस्टमर से है जो फॉर्म वगैरह के थ्रू जो है उनका फीडबैक है जो लिया, है ना। या फिर उनसे चीजें हैं जो पूछी, या उनको नई सर्विसेज के बारे में बताया कि कंपनी ये नई चीजें लेकर के आ रही है, तो किससे उनकी सेल्स है जो इंप्रूव हुई, है ना। तो वो इसका भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं कि अगले साल हम किस कैंपेन को ज्यादा जो है जिसकी तरफ है जो ज्यादा ध्यान दें, ताकि उनका प्रॉफिट है जो अच्छा हो पाए। तो मैंने कहा ना, हर जगह स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आप आईपीएल मैच देखते हो तो एक खिलाड़ी आउट हो जाता है, जब दूसरा आता है तो उसकी पूरी कुंडली नहीं आपको एक साइड में दिखाते हैं कि भाई इसका एवरेज ये रहा है, यहां तक भी बता देते हैं कि इस पिच पर वो लास्ट 3 मैचेस में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। जैसे उसने 100 मैच खेले हैं तो 100 के 100 मैच आप थोड़ी ना देखने जाओगे कि 98वां मैच और 37वां मैच में कितने रन बने थे। हम क्या देखेंगे, उसका एक एवरेज देखेंगे, एक सिंगल पॉइंट नंबर है जो देखेंगे कि भाई ये इसका एवरेज है जो रहा है, और ये अब इस पिच पर ऐसा परफॉर्म कर सकता है। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज ऑल्सो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ना। उसके 100 मैच का एक एवरेज निकल गया, है ना। उसने कितने 100 मैच में कौन सी पिच के ऊपर सबसे हाईएस्ट बनाया और वर्स्ट बनाए हैं, इस पिच पर लास्ट 3 मैचेस या लास्ट जितने भी मैचेस हुए हैं कितने रन है जो बनाया, ऐसी सिचुएशन में उसने कितने रन है जो बनाया और कितनी बार अपनी टीम को जिताया। तो हर चीज का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रहा है, डेटा को गैदर किया जा रहा है, उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, उसके बेसिस पर डिसीजन है जो लिए जा रहे हैं, राइट। अब आगे चलते हैं और अब प्रिंसिपल के लेवल पर चलते हैं। प्रिंसिपल भी क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा, उसके लिए कलेक्शन विल बी डिफरेंट। अब वो ये नहीं देखेगा कि 12 साइंस ए के इस बच्चे के मार्क्स ये हैं, 3000 बच्चे हैं मान लो, और वो 3 के 3000 बच्चों के मार्क्स थोड़े ना एक्सेल शीट में जा करके प्रिंसिपल को दिखाएंगे। हम प्रिंसिपल को क्या दिखाते हैं, हम एवरेज दिखाते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट का एवरेज ये है, इसका ये है, इसका ये है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई 2021 में इस सब्जेक्ट का एवरेज ये रहा, 2022 में ये है, 2023 में ये, और 2024 में मान लो ये, है ना। तो इससे साफ पता चलता है कि किस साल कितना एवरेज है जो रहा है, और अब हमें कितनी आगे जो है चीजें और फिट है जो करनी है, डिसीजन है जो ले, ऑफ कोर्स बेहतरी के लिए डिसीजन है जो लेंगे, है ना। कौन है जो कहेगा कि मैं पिछले साल से भी डाउन चला जाऊं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रहा है। अब प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, वो डेटा कलेक्ट करेगा, कलेक्शन में क्या होगा कि वो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स है जो लेगा, है ना। अपने सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उसके मार्क्स उसने कलेक्ट किए, अब क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइज करेगा, प्रिपेयर करेगा सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट, है ना। अब उसके बाद एनालाइज किया जाएगा कि बेस्ट और वीके सब्जेक्ट कौन से हैं, ठीक है, कहां पर पास परसेंटेज ज्यादा है, कहां पर कम है, कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो अपने टीचर्स को दिए जा सकते हैं। ये सारी चीजें आती हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर, राइट। अब वो इंटरप्रेट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कौन सा सब्जेक्ट है जहां पर ज्यादा ध्यान देना है ना। टीचर को हेल्प की जरूरत है या बच्चों को टीचर के थ्रू ज्यादा हेल्प की जरूरत है, तो वो उस लेवल पर जाकर के सोचेगा। अब आता है आगे डिसीजन मेकिंग का टाइम, क्योंकि ये सारी प्रोसेस इसी के लिए हो रही है कि कैसे हम एक बेस्ट डिसीजन है जो अपने बच्चों के लिए ले पाए। तो वो ऑर्गेनाइज करेगा, टीचर्स के लिए हो सकता है वर्कशॉप, मे बी मोटिवेशनल टॉक्स, बच्चों के लिए हो सकता है ये चीजें ऑर्गेनाइज करी जा सके। हो सकता है बच्चों को हम एक स्पेशल कुछ जो है 10 साल के पेपर हैं जो दे दें, है ना, कुछ एक्स्ट्रा क्लास हम प्रोवाइड करा दें बच्चों को, कुछ एक्स्ट्रा टाइम पर है जो संडे को या किसी टाइम पर स्कूल में बुलाया जा सके। ये सारी चीजें किसके बेसिस पर हो रही है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस पर हो रही है, क्योंकि हम अपना रिजल्ट पिछले साल से बेहतर बनाना चाह रहे हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर एकदम प्रोफिशिएंसी है जो लेकर के आना चाह रहे हैं, इसीलिए कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और डिसीजंस है जो हो रहे हैं। आपने एक चीज देखी कि इस एग्जाम्पल के अंदर, चाहे वो टीचर था, चाहे वो एचओडी था, प्रिंसिपल था, सब डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और फिर वही प्रोसेस हो रही है, लेकिन सबके लिए डेटा कलेक्शन इज डिफरेंट।
ठीक है, मैंने कहा ना हमारी लाइफ के हर मोमेंट के अंदर हम बाहर देख रहे हैं, कुछ चीजें खरीद रहे हैं। मैंने मान लो सब्जी मंडी गए और मैंने एप्पल खरीदे, अब मेरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस माइंड में चल रहा होगा कि लास्ट टाइम मैंने एप्पल यहाँ से खरीदे थे तो इतने के थे। तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हर टाइम है जो चल रहा है, हम हर टाइम डेटा को गैदर कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और फिर उसके बेसिस पर डिसीजन है जो ले रहे हैं आगे। अब प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सब्जेक्ट सामने पड़े हैं, अब पता है कि यार मैथ्स के टीचर को बच्चों को ज्यादा जरूरत है हेल्प की, है ना, तो इस टेबल के थ्रू उसको पता चल रही है चीजें, यहां से उसको और बेहतर है जो चीजें पता चल रही हैं कि क्या सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क्स है जो रहे, क्योंकि वो हर एक को ऐसे जाकर के नहीं देखेगा। 3000 बच्चे हैं तो 3000 के मार्क्स थोड़ी ना देखेंगे, एवरेज देखा जाएगा वहां पर। यही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। मुझे इस सब्जेक्ट का टॉपर देखना है, इस सब्जेक्ट का टॉपर, इसका टॉपर, इसके मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स वाला बच्चा देखना, दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, है ना। अब आते हैं स्कूल के हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी सेम ही चीज कर रहा है, क्या डेटा को कलेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, डिसीजन ले रहा है ना। कलेक्शन के अंदर अब वो कलेक्ट कर रहा है बोर्ड रिजल्ट लास्ट 5 सालों का, या उसकी अलग अलग ब्रांचेस हो सकती हैं, स्कूल हो उनकी और भी ब्रांचेस हो, है ना, उसके इनके पास में मान लो 5-10 ब्रांचेस हो। अब वो हर ब्रांच के अंदर देखेगा कि भाई इस ब्रांच में इकोनॉमिक्स के इतने मार्क्स हैं, हाईएस्ट हैं, और इसमें इतने हाईएस्ट हैं, इसमें इतने 100s आए, इसमें इतने 100s आए, इसमें इतने बच्चे फेल हुए, इसमें इतने बच्चे फेल हुए, इसमें इतने पास है, इसमें इतने पास है ना। तो उनका जो डेटा, अगर हेड ऑफ स्कूल की बात करें तो डेटा कलेक्शन, वो भी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, बस उस डेटा कलेक्शन के बेसिस पर उनके डिसीजंस हैं जो अलग होंगे, क्योंकि उनका डेटा कलेक्शन इज डिफरेंट। क्योंकि टीचर अब ऐसे अगर हेड ऑफ स्कूल की बात करें और उनकी 5 ब्रांचेस है और हर ब्रांच में 3000 के करीब बच्चे हैं, तो वो तीन सबका डेटा ऐसे थोड़ी ना देखेंगे एक एक जा करके, एवरेज देखेंगे, वो हाईएस्ट लोएस्ट मार्क्स देखेंगे, कितने बच्चे पासिंग परसेंटेज क्या है, फेलियर परसेंटेज क्या है, हाईएस्ट जो है मार्क्स कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर, किस स्कूल की ब्रांच के अंदर जाता है, तो वो इस लेवल का डेटा गैदर करके और चीजें हैं जो देखेंगे और उस बेसिस पर डिसीजन मेकिंग है जो करेंगे। तो कलेक्शन हो रहा है यहाँ पर भी, ऑर्गेनाइज हो रहा है डेटा, एनालाइज किया जा रहा है, इंटरप्रेट किया जा रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसीजन लिए जा रहे हैं। कलेक्शन है ना, बोर्ड का रिजल्ट में भी 5 साल का लास्ट और हो सकता है अलग अलग उनकी ब्रांचेस उनका रिजल्ट है जो गैदर करे, है ना, इकट्ठा किया जाए, ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको एनालाइज, इंटरप्रेट, उस बेसिस पर भाई नई डिसीजंस को लेना, है ना, कि कौन सी ब्रांच पर कितना ध्यान है जो दिया जा सकता है, कहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है ना, कहाँ पर मुझे जो कमियां हैं उनके बेसिस पर मुझे नई लैब्स कहाँ पर हैं जो लेकर के आनी है। तो इस लेवल के डिसीजंस हैं जो लिए जाएंगे। ये टीचर तो नहीं ले सकता ना, जो मान लो फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, वो अपने बेसिस पर डेटा गैदर करके अपने डिसीजन से जो लेगा, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, अल्टीमेटली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही तो कर रहा है ना। तो मैंने कहा ना, लाइफ के हर मोमेंट के अंदर हमारा जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चल रहा है, हर कोई यही कर रहा है, अपने लेवल पर डेटा को गैदर करके, ऑर्गेनाइज करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके डिसीजन ले रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने हर किसी का पर्सपेक्टिव देख लिया। मैंने आईपीएल का एग्जांपल आपको समझा दिया, मैंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी क्या, हर छोटे से छोटा बिजनेस है जो वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके बेहतरी की तरफ है जो जा रहा है ना। अच्छा, अब देखो क्या है, जैसे मैंने ये ग्राफ के थ्रू है जो दिखा दिया, हेड ऑफ स्कूल हो सकता है मे बी अगर वो ईयर वाइज कलेक्ट करे कि भाई पिछले साल ऐसा रिजल्ट था, अब हम और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हाईएस्ट परफॉर्मेंस की तरफ कैसे जा सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग डेटा गैदर करके और आगे वो सारी प्रोसेस होगी। ये किसके थ्रू होगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू ही होगा। दिस इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट ही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं या वो जो डेटा एक्सपर्ट्स हैं। हर लेवल पर डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, डेटा को कलेक्ट करके उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जो हो रहा है। चाहे हम एक टीचर का पर्सपेक्टिव, एचओडी, प्रिंसिपल, स्कूल, है ना, तो वो भी डेटा की यही प्रोसेस कर रहे हैं, कलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके, इंटरप्रेट करके आगे है जो चीजें कर रहे हैं, है ना, कैसे डेटा को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, कैसे स्कूल का कैसे एवरेज निकल रहा है, सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स हैं जो निकल रहे हैं, सब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रहा है और एक बेहतर डिसीजन है जो कैसे लिया जा सके, है ना। मैंने कहा कि हमारी लाइफ के हर पार्ट के अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जो छुपा हुआ। क्या आप कह सकते हो कि हर पार्ट के अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है ना, वहां पर क्या हो रहा है, डेटा कलेक्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, एनालाइज हो रहा है, इंटरप्रेट हो रहा है ना, बट डिफरेंट गोल्स, टाइप्स ऑफ डेटा इज डिफरेंट। टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा गैदरिंग कुछ अलग थी,
फिर एचओडी के पर्सपेक्टिव से अलग था, प्रिंसिपल, हेड ऑफ स्कूल, हर कोई यही प्रोसेस से गुजर रहा है और एक फाइनल डिसीजन तक आ रहा है एज पर जैसा उसका डेटा कलेक्शन हुआ था। तो उस बेसिस पर उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जो हो रहा है। ये तो मैंने और आपने सिर्फ देखा कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है। खत्म होती हुई बात मैंने और आपने ये देखी कि यार लाइफ के हर मोमेंट में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जो चल रहा है। मोमेंट का मतलब है कि हर टाइम हम लोग कुछ पैटर्न्स ढूंढते हैं, कुछ आगे बेनिफिट्स की, फायदे की बात करते हैं, पीछे क्या नुकसान हुआ उसको और आगे मतलब ना हो, तो ऐसे हम चीजें हैं जो सोचते हैं ना। तो ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही तो है। मैंने कहा कि हम सब्जी मंडी में अगर एप्पल खरीद रहे हैं तो माइंड में यही चल रहा है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आईपीएल देख रहे हैं तो नया खिलाड़ी जो आया है तो हम उसका एवरेज स्कोर देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि भाई वो इस पिच पर पास्ट में कैसे रन बना चुका है, कैसी ऐसी सिचुएशन में अपनी टीम को कितनी बार जिता चुका है ना। तो उस बेसिस पर हम कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ हम डिसीजन है जो लेते हैं कि अब ऐसा है जो होगा, है ना। तो दिस इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को लेकर के आते हैं। देखो, अगर हम अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो एआई किसके ऊपर बेस्ड है या क्या आधार है एआई का? एआई का आधार है डेटा। तो एआई डेटा के ऊपर बेस्ड है। तो अब एआई के थ्रू हम ये चीज़ है जो कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की आपने पूरी प्रोसेस देखी, अगर आप एग्जाम्पल को लें, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू को, प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू को, एचओडी के पॉइंट ऑफ व्यू को, तो वो सब यही प्रोसेस कर रहे थे ना, कलेक्ट, एनालाइज या ऑर्गेनाइज, फिर इंटरप्रेट करना, है ना। तो वो यही चीज कर रहे थे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल है वो भी क्या करेगा, वो भी यही चीज है जो करेगा। हम उसको डेटा देंगे, अब उस डेटा के बेसिस पर वो क्या करेगा, उसका एक मीनिंगफुल सेंस निकालेगा पैटर्न के बेसिस पर, है ना। पैटर्न से जो ढूंढेगा, क्योंकि हम लोग भी तो यही चीज कर रहे हैं, पैटर्न से ढूंढते हैं। जैसे कोविड आया तो हमने इस पैटर्न्स को ले लिया कि भाई 100 साल पहले भी कोई ऐसी महामारी आई थी और अब फिर से आ गई, और हम वही पैटर्न सोच रहे हैं कि अब जैसे तब हुआ था तब ऐसे होगा, है ना। कितने पैटर्न है जो हम ढूंढते हैं। ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारी इंसानियत फितरत है। तो हम भी तो यही चीज कर रहे हैं और हम हमारे जैसे आर्टिफिशियल ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो एआई अपने आप में कुछ भी नहीं है, पहली बात, जब इसके पास डेटा नहीं है। और डेटा ऐसा नहीं कि तुम रैंडमली उठा करके कुछ भी दे दो इसको। तुम्हें एक मान लो एआई मॉडल बनाना था कि जो ये बता दे कि ये इंसान है और ये जानवर है। मैंने एआई मॉडल बनाया और उसको ट्रेनिंग टाइम पर एक तो मैंने एप्पल की फोटो दिखा दी, एक डॉग की दिखा दी, एक बॉटल की दिखा दी, एक लाइट की दिखा दी, एक मोबाइल की दिखा दी। अब मैंने कहा कि बताओ कि एनिमल कौन सा है इसके अंदर से। तो अब मैंने उसको रैंडमली खाना खिलाया है, मैंने उसको रैंडमली डेटा है जो दिया है। अब वो कैसे पैटर्न्स ढूंढ करके मुझे बताएगा कि ये एनिमल है या ये फोन है ना। मुझे अगर उसको एक परफेक्ट एक मॉडल तैयार करना था तो मुझे डेटा कलेक्ट हर हिसाब से करना था। मुझे एप्पल की अगर फोटो उसको बतानी है कि भाई ये, उसको ढूंढना है कि भाई ये एप्पल है, तो मुझे उसको ग्रीन एप्पल, एप्पल की फोटो लाइट में खींच करके किसी स्टोर में ले जा करके मुझे दिखाना कि हाँ एप्पल का जो है ये भी एक डेटा उसको कैप्चर करके दिखाना, है ना। किसी टोकरी में डाल करके, धूप में रख करके, तो हर एंगल से, हर तरीके से, आधा एप्पल खाया हुआ है ना, तो मैं हर तरीके से एप्पल की फोटो है जो अपने मॉडल को दूंगी। और अब वो क्या करेगा मॉडल, उस बेसिस पर, वो जो मैंने उसको डेटा दिया है ट्रेनिंग के अंदर, अब उसके बेसिस पर वो पैटर्न ढूंढ करके मुझे 1000 फोटोज में भी बता देगा कि दिस इज एप्पल, है ना। तो ये सारी प्रोसेस में भी यही चीज हो रही है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही हो रहा है। डेटा को कलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके, एनालाइज करके इंटरप्रेट किया जा रहा है। हम ये जो हमने समझा ना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हम अब ये चीज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल से हम कैसे कराएंगे। ऑल्दो हम इसके लिए एल्गोरिदम्स का यूज है जो करने वाले हैं। तो एआई का तड़का जब हम इसमें मारते हैं तो हमें यही चीज समझ में आती है कि स्टैटिस्टिक्स प्ले अ की रोल in converting raw observation into meaningful information that can be understood and used to make decision। अल्टीमेटली यही चीज हो रही है कि रॉ डेटा को इकट्ठा करके उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस को गैदर करके हम एक डिसीजन की तरफ आ रहे हैं। यहां पर भी तो यही हो रहा था, जब टीचर डेटा को कलेक्ट कर रहा था, हर कोई अपने मतलब का डेटा कलेक्ट कर रहा था। टीचर टीचर का डेटा कलेक्ट कर रहा था, प्रिंसिपल प्रिंसिपल के लेवल पर, एचओडी हर अपने क्लास का, हर सेक्शन का, सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट का डेटा कलेक्ट कर रहा था। उस बेसिस पर उसको ऑर्गेनाइज करके, एनालाइज करके इंटरप्रिटेशन है जो अपना हर कोई निकाल रहा था, है ना। तो हर किसी का पर्सपेक्टिव डेटा कलेक्शन का अलग था।
ऐसा नहीं है कि अगर स्कूल हेड की बात कर लेते तो वो हर ब्रांच के एक एक बच्चे का नहीं, उसको जो डेटा दिया था वो ऑलरेडी किसी ने जो है डेटा एनालिसिस करके उसको प्रोवाइड कराया। अब वो उस एनालिसिस वाले डेटा पर जो है अपनी ये चारों प्रोसेस लगा रहा था, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हम यही जो अपने मॉडल्स को बनाएंगे उनसे भी हम यही चीजें जो करा रहे हैं, तो वहां पर भी स्टैट्स ही चल रहा है, प्ले की रोल है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का। तो वो क्या करेगा, रॉ ऑब्जर्वेशन को कन्वर्ट करेगा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर दैट कैन बी अंडरस्टूड, वो हम उनको इस तरीके से समझ पाए कि हम उनसे एक बेहतर आगे डिसीजन है जो ले पाए। ठीक है, तो यहां हम एआई के थ्रू एल्गोज का यूज करके, मतलब एआई के अंदर हम ऐसी एल्गोज यूज करेंगे जिससे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जो करवा पाए। तो ये चीज जो है मिनटों में, सेकंडों में है जो हो जाएगी बड़ी आसान तरीके से। तो अगर आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हर मतलब हम कह लो कि हमें पता भी नहीं है और हम यूज कर रहे हैं। और आज की डेट में अगर हम कहें तो एआई का यूज भी हम इतना ही कर रहे हैं, है ना। किसी को एआई की फुल फॉर्म नहीं भी पता ना, वो भी यूज कर रहा है कहीं ना कहीं मोबाइल के अंदर, कहीं ना कहीं आप कह लो अगर उसका फेसबुक अकाउंट है वहां पर शॉपिंग साइट्स यूज कर रहा है, ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग कार तो खैर हमने टीवी में ही देखी होगी, है ना, अभी हमारे इंडिया में तो खैर आई नहीं है, बट ये भी वही एग्जाम्पल है कि यहाँ पर भी स्टैट्स का यूज हो रहा है लेकिन एआई का तड़का है। तो अगर हम एआई को देखें स्टैटिस्टिक्स के साथ में, तो हम फेस रिकॉग्निशन देख रहे हैं ना, वहां पर भी यही प्रोसेस हो रही है, कलेक्शन हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, एनालाइज हो रहा है एंड देन इंटरप्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो लर्न कॉमन फेशियल फीचर्स बाय एनालाइजिंग थाउजेंड्स ऑफ फेसेस। जब डेटा फीड कराया होगा तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी उठा करके डेटा दिया होगा, तो हमने उसको उस तरीके का डेटा दिया होगा ताकि वो पैटर्न्स को ढूंढ पाए और उस बेसिस पर बता पाए कि अच्छा ये फलाना बंदा तुम्हारा ही फोन है और खुल जा सिम सिम, है ना। शॉपिंग साइट्स रेकमेंड्स प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन व्हाट सिमिलर यूजर्स लाइक, है ना। अगर मैंने मान लो बीबा का कोई प्रोडक्ट देखा है ना, तो अब मेरे को बीबा के प्रोडक्ट्स हैं जो रेकमेंड होंगे और प्लस मैंने अगर एक तरीके का देख लिया तो उसी तरीके के मेरे को आएंगे कि अच्छा ये बंदा तो पैंट ढूंढ रहा है, अब इसको पैंट ही दिलवाते हैं चलो, तो हर जगह तुम्हें दिखेगा कि पैंट 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 पैंट, है ना। तो सेल्फ ड्राइविंग कार यहाँ तो खैर है ही, है ना, कि आगे के ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या वो कोई बच्चा है या कोई एनिमल है या कोई ऐसी पेड़ है या छाया है पेड़ की, तो वो एनालिसिस है जो हो रहा है वहां भी। तो स्टैट्स काम कर रहा है पीछे, उस बेसिस पर आपका जो सेल्फ ड्राइविंग कार मॉडल है वो डिसीजन है जो ले रहा है ना। वॉइस असिस्टेंट, यहां पर भी यही चीज है जो यूज हो रही है। सो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रेन बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हमने सारी चीज देख ही ली कि हमारा जो एआई है वो किसके ऊपर बेस्ड है, डेटा के ऊपर बेस्ड है, वो डेटा की रॉ इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके उसको मीनिंगफुल में कन्वर्ट करके देन हमारे लिए एक डिसीजन है जो लेगा। तो ये सारी प्रोसेस जो हो रही है आपकी क्या है, स्टैटिस्टिक्स ही है जो यहाँ पर पीछे काम कर रहा है। ये जितने भी हमने देखे फेस रिकॉग्निशन, शॉपिंग साइट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार, वॉइस असिस्टेंट, यहाँ पर यही काम कर रहा है। मतलब यही एक तरीके से कैलकुलेशन, अगर हम सीवी की भी बात करते, कंप्यूटर विजन की भी, है ना, तो हम कहते हैं कि अच्छा ये मॉडल कैसे पहचान रहा है, तो वो ऐसा नहीं है जैसे हमारी मेमोरी और हम पहचान रहे हैं, उसके पीछे, हमारे मॉडल के पीछे स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, कैलकुलेशन ही है जो काम कर रही है ना। सो इट हेल्प्स मशीन्स लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक स्मार्ट डिसीजंस, क्योंकि हम अपनी मशीन से अल्टीमेटली एट द एंड यही करा रहे हैं, लेकिन वो ये करेगी कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। डेटा से पहले हम उसको सिखाएंगे, लर्न करेंगे, तब जाकर के वो कोई चीज है जो डिसाइड कर पाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर मान लो किसी के कान में दर्द हो रहा है तो हम उस डॉक्टर के पास जाएंगे जो कान का इलाज करता है, तो ऑब्वियसली उसने उससे रिलेटेड डेटा मतलब स्टडी किया होगा, पढ़ाई की होगी कान वाली, है ना। तो उस बेसिस पर वो हमें है जो डिसीजन देगा कि तुम ये दवाई डालो और ये मत करो और ये करो। अब कोई मेरे पास आ गया, मेरे को पता ही नहीं है कि यार कान की टर्मिनोलॉजीज क्या है, क्या कैसे ठीक होगा, है ना, तो मैंने कभी अपने माइंड में वो डेटा लेकर के ही नहीं आई, तो मैं कैसे उसको डिसाइड करके बता दूं, है ना। मैं तो यही बता सकती हूँ कि अच्छा सीबीएसई का रिजल्ट ऐसा था, अब तुम ये कर लो। मैं अपने से रिलेटेड चीजें हैं जो बता सकती हूँ, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि मैंने उसी डेटा को लर्न किया है। वैसे ही हमारा मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का,
तुमने अगर उसको ऐसा मॉडल बनाया है कि भाई वो किसानों के लिए काम आए, खेती बाड़ी के लिए, और उनको ये बताए कि भाई तुम अपनी जमीन में यहाँ पर ये कर सकते हो, उगा सकते हो, यहाँ पर ये उगा सकते हो, ये वाली खाद वाद डाल सकते हो, तो वो अब मॉडल से मैं ड्राइविंग कार कैसे उसको फिट कर दूं उसके अंदर, है ना। मतलब ड्राइविंग कार में से उसको कैसे, मतलब आप दोनों को आई थिंक जो है मैच भी कर पा रहे होंगे। तो डेटा हम देंगे अपने एआई मॉडल को, लेकिन हम उसी के बेसिस पर देंगे जिसके लिए हमने उसको बनाया है, ताकि वो उसके अंदर पैटर्न्स ढूंढ पाए और पैटर्न के बेसिस पर हमें डिसीजन है जो दे पाए। अगर आप इस लाइन को समझ रहे हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ की रोल इन कन्वर्टिंग रॉ ऑब्जर्वेशन इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन that can be understood and used to make decisions। ये तभी हो पाएंगी चीजें जब वो डेटा से पैटर्न्स है जो मैच कर पाएगा, क्योंकि पैटर्न्स के बिना एआई आपको डिसीजन देगा ही नहीं। मैंने आई थिंक आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया कि अगर उसको किसी जो है फ्लावर की फोटो आपको बतानी है तो आपको उसको फ्लावर का जो है ट्रेनिंग डेटा हर तरीके से प्रोवाइड कराना होगा, हर कलर का फ्लावर उसको देना होगा, प्रोवाइड कराना होगा हर एंगल से, है ना। कभी धूप वाले फोटो, कभी छाया वाली, कभी अलग अलग कलर की, है ना। देन आपका मॉडल इतना प्रिपेयर हो चुका होगा कि अब वो आपको बता पाए कि यस दिस इज फ्लावर। 1000 फोटोज में भी बता दे प्रिडिक्ट करके कि दिस ऑब्जेक्ट इज फ्लावर, है ना। तो देखो अब हम शुरू से क्या कर रहे थे, हमने समझा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है ना, ये हमने जान लिया। अब हमने कहा कि हम अपने एआई मॉडल्स में एल्गोरिदम्स का ऐसा यूज करेंगे जिनसे हम ये चीजें जो करा रहे होंगे वो हमारे लिए ये सारी प्रोसेस से जो कर रहा होगा, स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा हमारा ले रहा होगा, गैदर कर रहा होगा, कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके कुछ प्रिडिक्शन, कुछ हमें डिसीजंस हैं जो दे रहा होगा, अंदर उसके स्टैट्स चल रहा होगा, मैथ्स चल रही होगी, पैटर्न्स को वो मैच कर रहा होगा। तो अगर हमने समझा यहां पर तो कहते हैं कि व्हेन डीलिंग विद लार्ज डेटा सेट, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर से ही है, तो हम इस प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। व्हेन डीलिंग विद अ लार्ज डेटा सेट इट्स हार्ड टू मेक सेंस ऑफ ऑल द वैल्यूज एट वंस, दैट्स वेयर सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो एक टर्म आई है आपके पास में, सेंट्रल टेंडेंसी। यही हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की हम एक वैल्यू ले रहे हैं, इतनी वैल्यूज हैं आपके पास में। वही एग्जाम्पल ले लो यार जो टीचर का, प्रिंसिपल का, एचओडी का हमने लिया था। तो अगर टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके पास तो 50-60 हजार बच्चे हैं, है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि एक एक बच्चे का, अब वो क्या करेगा, उसका एक एवरेज निकालेगा। मैक्सिमम मार्क्स देखने हैं तो एक मैक्सिमम मार्क्स एक सेंट्रल एक वैल्यू के अंदर समराइज करेगा उस लार्ज सेट को। दिस इज द सेंट्रल टेंडेंसी। यही आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, समराइज करना आपके बहुत लार्ज डेटा सेट को। हम इतने डेटा सेट को तो ऑब्वियसली हम इतने अंतर्यामी नहीं है कि हम उसको ऐसे समझ पाए। एआई मॉडल भी क्या करेगा, इतने लार्ज सेट को एक सिंगल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करके उसको समझेगा और हमें समझाएगा। उस बेसिस पर वो हमें डिसीजन है जो देगा और हम उस बेसिस पर उसके डिसीजन को समझ पाएंगे कि अच्छा ये हुआ है ना। मैंने 5 साल का डेटा अगर अपने मॉडल को दे दिया तो वो उसका एक एवरेज निकाल करके, है ना, एक सेंट्रल वैल्यू निकाल करके उनके बेसिस पर डिसीजन है जो देगा। तो ऐसे ही सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ही यही है कि आपके लार्ज सेट को एक समरी बना करके एक सिंगल वैल्यू के रूप में प्रेजेंट करना, उसकी चाहे मिडल वैल्यू हो चाहे टिपिकल वैल्यू हो उस डेटा सेट की, दैट इज द सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, अब इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ही। वही अगर हमने टीचर वाला या जो भी हमने बीते एग्जाम्पल लिए हैं उस एग्जाम्पल को और छोटा बना ले कि भाई 10 नंबर हैं, 10 बच्चों के मार्क्स हैं, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी एक सिंगल वैल्यू, उसका एक एवरेज निकाल रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसके अंदर भी क्या हो रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी काम कर रही है ना। उसका एक एवरेज मार्क्स निकला। नॉट ओनली एवरेज की अगर हम बात करें, हम कहें कि मैक्सिमम मार्क्स भी आ रहे हैं, मिनिमम मार्क्स भी आ रहे हैं, एक ऐसी नंबर की फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं जो बार बार आ रहा है ना। तो हम एक वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, उसका एक पूरी समरी हम निकाल रहे हैं, यही सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है। अब सेंट्रल टेंडेंसी इंपॉर्टेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा साइंस के अंदर इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि इट सिंप्लीफाइज बिग डेटा इनटू वन इजी टू अंडरस्टैंड नंबर। क्योंकि अगर हमने इसको समरी के तौर पर देखा कि भाई इतने सारे डेटा को हमने एक छोटे से एक वैल्यू के अंदर हमने निकाल दिया कि जैसे 50 रिकॉर्ड थे तो मैंने कहा कि इसमें 10 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है, तो मैंने 10 एक वैल्यू मुझे इसकी जरूरत होगी, है ना। तो वो हमने जो वैल्यू निकाली या मैंने एक मिड वैल्यू भी निकाल दी उसकी,
तो एवरेज वैल्यू मैंने निकाल दी। दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी कि बड़ी सी वैल्यू को आपने एक इजी टू अंडरस्टैंड नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया ताकि मैं उसको समझ पाऊं कि हाँ ये क्या कह रहा है। आपने मान लीजिए किसी कॉलेज का ये देखना है कि भाई उसका हाईएस्ट पैकेज क्या जाता है या लोएस्ट पैकेज क्या जाता है, तो अगर हम उसके मतलब 10 देखेंगे कि रिकॉर्ड्स के भाई यहाँ ये कंपनी इतना पैकेज उठा रही है, तो हो सकता है वो किसी को 2 लाख दे रही हो, किसी को 10 लाख दे रही हो, तो आप 2 लाख के बेसिस पर नहीं कह सकते कि अरे इतना कम पैकेज है, और 10 लाख के बेसिस पर नहीं कह सकते कि हम क्या करेंगे, उसका एक एवरेज निकालेंगे, है ना। वैसे ही मैं ये भी नहीं कह सकती कि भाई अगर 10 बच्चे हैं तो एक बच्चे के 5 नंबर है और एक के 50 है, तो मैं ऐसे भी नहीं कह सकती कि अरे इसके तो इस सब्जेक्ट में तो 5 ही आते हैं या इस सब्जेक्ट में 50, तो हम उसका एक एवरेज निकालेंगे, है ना। तो उस बड़ी सी लार्ज वैल्यू का एवरेज निकल करके मेरे को पता चलेगा कि हाँ ये एक रिकॉर्ड है या ये एक वैल्यू है। तो सिंप्लीफाई कर दिया हमने एक बड़े से डेटा को एक इजी टू अंडरस्टैंड नंबर के अंदर। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब उस एक नंबर पर हम डिसीजन कर पाए कि अच्छा मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरे को ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसका क्या एवरेज स्कोर है जो रहेगा, और उस एवरेज स्कोर पर हो सकता है टीचर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे करे कि अच्छा ये एवरेज निकला है तो अब मैं ये डिसीजन मतलब अपने डिसीजन में हो सकता है वो चेंजेस करे कि मैं ये क्वेश्चन बैंक या ये चीजों से बच्चों को हेल्प है जो कर सकता हूँ। बोथ फॉर ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, हम दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि एआई भी सेंट्रल टेंडेंसी निकाल करके डिसाइड कर रहा होगा, ह्यूमन भी यही चीज है जो कर रहा होगा। इट इज यूज्ड इन एजुकेशन, बिजनेस, स्पोर्ट्स, हमने स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल ले लिया, हमने बिजनेस का एग्जाम्पल ले लिया, एजुकेशन का एग्जाम्पल ले लिया, तो हर जगह आप कह लो कि यही चीजें जो हो रही है। लार्ज नंबर ऑफ सेट को हमने एक सिंगल इजी टू अंडरस्टैंड वैल्यू के अंदर निकाला, उसका एवरेज निकाल करके, अगर हमें एवरेज चाहिए तो, अगर हमें उसके मैक्सिमम चाहिए तो, मिनिमम चाहिए तो, ये सारा का सारा क्या हो रहा है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही है जो हो रहा है, राइट। तो सेंट्रल टेंडेंसी आपने समझ ली। अब इसके अंदर ना हम समझते हैं मीन मेडन मोड, इनको समझेंगे। देखो अगर मैं इसकी पूरी परिभाषा कहूं तो सेंट्रल टेंडेंसी इज ए स्टैटिस्टिकल टूल दैट टेल्स अस द सेंटर, एवरेज, टिपिकल वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। बहुत सारे नंबर, लार्ज सेट ऑफ नंबर है, उसके अंदर से हमें उसकी मिड वैल्यू चाहिए हो सकता है, मीन वैल्यू चाहिए हो सकता है, मुझे मोड चाहिए, है ना, मुझे चाहिए कि भाई इसमें इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है वो वैल्यू चाहिए, मुझे उसकी इनकी मतलब एवरेज है जो वैल्यू चाहिए। तो यही सेंट्रल टेंडेंसी है कि आप एक मिड वैल्यू की बात है जो कर रहे हो, इजी टू अंडरस्टैंड वन वैल्यू में मैं उस पूरे लंबे लार्ज सेट को है जो समझ पाऊं, एक समरी। It helps to summarize large data set with a single value that represents the entire data। उस पूरे डेटा को वो रिप्रेजेंट कर रही है ना। जैसे आपने कहा कि एक तो 5 नंबर आए और एक 50 नंबर आए, आप 5 के बेसिस पर और 50 के बेसिस पर डिसीजन ले ही नहीं सकते, हमें उसका एक एवरेज निकाल करके हम उसका डिसीजन है जो ले रहे होंगे, है ना। आगे चलते हैं और देखो ये क्या है आपके पास में, मीन मेडन मोड, एक एवरेज निकालना, मिडल वैल्यू निकालना, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू निकालना। ऑल्दो आपके पास में ये फॉर्मूलाज दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, ना भी याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मैथ्स नहीं कर रहे हैं, ये चीजें हम फंक्शंस यूज करेंगे, उनके थ्रू ऑटोमेटिकली इंटरनली ये जो हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये फंक्शंस हैं, बट इन फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं जब हम स्टैटिस्टिक्स जो हमारा मॉड्यूल है ना उसके साथ में काम करेंगे। तो हमें ये मॉड्यूल यूज करना है, बस हमें ये समझना है कि ये क्या है क्या है क्या है क्या है। हमें कोई नहीं है कि अगर हमें ये फॉर्मूलाज याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम, मैंने कहा ना, मैथ्स नहीं कर रहे हैं, ये फॉर्मूलाज इनके अंदर अपने आप से काम कर लेंगे, ठीक है। एक छोटा एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि इसका मीन निकालो, इसका एवरेज निकालो, इसका वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास में फंक्शंस ऑलरेडी हैं इनके काम के लिए। हमें तो सिर्फ जानना है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन, मेडन मोड है क्या। अब उनके अंदर जो फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के अंदर से हम इनको यूज कर लेंगे, मतलब ऑलरेडी इसके कर्टन के बिहाइंड ये फंक्शंस है जो काम कर रहे होंगे। तो कैसे करना है, हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को। उसके लिए हम चलते हैं यहां पर, तो हम सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या लिखा,
एज ST कर दिया, इसका निकनेम दे दिया, इट्स जस्ट अ निकनेम, क्योंकि अगर आप ST नहीं लिखोगे तो आपको हर जगह स्टैटिस्टिक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, जैसे मैंने मान लो यहां पर मैं मोड निकाल रही हूं, है ना, या मीन ही निकाल रही हूं, तो मैंने एक ए ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, ST डॉट मोड, काम कैसे कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगी, बट एक बार आप समझो कि आपको वो जो फॉर्मूलाज है ना वो रटने की जरूरत नहीं है। मैंने एक लिस्ट ले ली, उसके अंदर से कुछ वैल्यूज हैं जो मैंने डाल दी। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को इसके अंदर पास कर रही हूं जस्ट, और इसका मेरे को मोड है जो मिल गया। ठीक है, अब मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, उसका फंक्शन होगा, मेरे को मोड मीन निकालना है, उसका फंक्शन होगा, है ना। तो इस तरीके से काम करेगा हमारा स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। हर किसी का मतलब यहां पर लिखा हुआ है, राइट। अब इसको बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्या है। जैसे अगर हम मीन की बात कर ले तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक एवरेज है, निकाल रहा है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलता है, जैसे अगर आप कह लो कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, है ना, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, और मान लो कोई लैंग्वेज है आपके पास में, है ना, फ्रेंच या कोई फॉरेन लैंग्वेज, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो अब आपके हर सब्जेक्ट के अंदर जितने भी नंबर आए होंगे उनको टोटल कर लिया आपने, और कितने सब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ 5। बस इनको जब आपने सॉल्व किया तो ये आपका मीन निकल गया, एवरेज निकल गया, है ना, कि आपने टोटल नंबर ऑफ तो नीचे लिख दिया और टोटल जितना भी आ रहा है उनका सम हमने वो अपॉन, मतलब सम अपॉन हमने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कर दिया, दैट इज आपका मीन यहां पर निकल गया, है ना। तो हम इसके लिए सेम एग्जांपल ले लेते हैं। तो सेम एग्जांपल हमारे पास 5 10 15, ओके, वैसे तो कुछ भी आप दे सकते थे, तो हम इसको निकालते हैं। तो आपने यहां पर, ठीक है, मैंने दे दी वैल्यू, अब मुझे क्या निकालना है, मीन। तो यस, ठीक है, तो आप इसको वैसे कैलकुलेट भी ये जो करके देख सकते हो। ये तो वैसे खैर समझने की बात है ना, तो आपको फॉर्मूला रटना है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये, है ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आपके पास में एक वैल्यू निकल गई। अब अपॉन में हम क्या कर रहे हैं, 5, तो आपके पास में यस यही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो बस एवरेज है, और कोई चौथी दूसरी बात है ही नहीं है, तीसरी चौथी तो दूर की बात है। तो दिस इज योर मीन। आई थिंक एक ही झटके में समझ जाना चाहिए, कुछ है ही नहीं इसके अंदर पंगा। फंक्शन अगर आपको नहीं भी याद हो रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी इसके अंदर काम कर रहा है। आपको सिर्फ जानना है, बीइंग एन AI स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर आपका मीन फंक्शन है जो काम कर रहा है। वो कैसे काम कर रहा है, एवरेज निकाल रहा है, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक मैंने अभी आपको मिड वैल्यू निकालना नहीं बताया, बट इसको भी है जो समझेंगे। देखो क्या चीज है, सबसे पहले आप समझो कि आपके पास ये NCERT का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट करना है इसका मीन, सवाल दे रखा है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया है कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, इस फॉर्मूला को कैसे सेफ कैसे सॉल्व करना है वो आपको बेसिकली बताया है इसके अंदर। बड़ी तोप नहीं है, कुछ नहीं किया, एज इट इज क्वेश्चन लिख दिया। अब उसकी मिड वैल्यू निकाल ली। मिड वैल्यू कैसे निकाल ली, जैसे अगर आप इसको सिंपल करोगे तो 2 3 4 होगा, तो मिड वैल्यू इज दिस। फिर आपके पास में 5 इसके अंदर, इसके अंदर 7, इसके अंदर 9, मिड वैल्यू निकल गई। अब वो जो फॉर्मूला था ना आपका, बस इसने क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। 3 3 जा 4 5 जा 7 2 जा 1 × 9, तो एक वैल्यू आ गई। अब इसको जोड़ करके अपॉन में इसने 10 कर दिया। टोटल वैल्यूज भी आपके पास में कितनी है, 4 3 7 8 9 और एक 10, तो इसने अपॉन में वो वैल्यू दे दी आपके पास में 10, है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लिया। ये फॉर्मूला से इसने बताया है कि कैसे सॉल्व किया है, राइट। तो आपको ऐसे जो है मतलब अगर आप हमें मीन का फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो इंटरनली वो फंक्शन है जो काम अपने आप से वो फॉर्मूला ले लेगा। ठीक है, बाय द वे इसने सॉल्व करके आपको बताया कि दिस इज द वे कैसे काम है जो पीछे हुआ है। ठीक है, एज पर दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब कैसे हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा कि देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देयर हाइट आर गिवन बिलो। आपको पाइथन का एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो पाइथन का प्रोग्राम है तो चीजें बड़ी आसान है।
कुछ भी नहीं, जैसे इसने कर रखा है एज इट इज हम कर देंगे। 4-5 जितने भी बच्चे हैं उनका हमने लिस्ट ले लिया और उसको मीन के अंदर डाल दिया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक एज इट इज डेटा है जिसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसी की हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। क्या ये यहां से हम कॉपी कर सकते हैं? या वी कैन डू। तो मैंने क्या किया, ये डेटा इसमें डाल दिया, ठीक है। अब बस कुछ भी नहीं किया, डेटा डाला और आपके पास आउटपुट आया, राइट। तो हमने कुछ नहीं दिमाग लगाया, वी जस्ट यूज द फंक्शन विच नेम इज मीन फंक्शन, ठीक है। तो हमने हाइट को एक हाइट नाम की लिस्ट में डाल दिया और मीन फंक्शन काम चला दिया। अब मेडन की बात कर लेते हैं। तो देखो क्या चीज है, ये भी एक दूसरा तरीका है। मेडन जो हम फाइंड कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, मेडन कैसे निकलता है, देखो क्या है। ये क्या करेगा, सबसे पहले आपके डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो तब जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इवन हो, एक तब जब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हो। मान लेते हैं कि हमारे पास ऑड वैल्यूज हैं, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इनको सॉर्ट करेगा। ये जो डेटा आपके पास दे रखा है ना, इसने क्या किया, सबसे पहले इनको सॉर्ट किया, असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया मान लो, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। बस अब उनकी सबसे मिड वाली वैल्यू निकाल ले, वही इसने मेडन निकाला यहां पर, ठीक है। हाँ, वो केस भी बताऊंगी जब वैल्यूज इवन हो, बट उसके लिए इससे पहले एक काम करते हैं। यही सेम एग्जांपल है जिसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसने क्या किया, मेडन कैसे निकाला, ठीक है। तो आपके पास में 150 आ गया। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो जैसे मैंने कहा प्रिंट और मैंने कहा सॉर्टेड, और उसके अंदर मैं क्या डाल रही हूं, लिस्ट डाल रही हूं। तो आप देखो ये आपकी सॉर्टेड होकर के लिस्ट आ गई। अब उसकी बीच वाली वैल्यू होगी ना, वो इसने निकाल दी, ठीक है। बेहतरी के लिए काम करते हैं कि एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसकी वैल्यू लेती हूं इसके अंदर, तो हमारे पास कितनी है, 1 2, हाँ। तो वैसे भी हमारे पास 4 ही है जो इसके अंदर आने वाला है। नहीं, 4 कैसे आने वाला है, इसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया होगा। तो देखो 8 इज कमिंग, ठीक है। आपको इसके बेसिस पर नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि इसने पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया होगा या डिसेंडिंग में सॉर्ट किया है। तो मिड वैल्यू इसकी ये आ रही है, ठीक है। अब दूसरी चीज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये हुआ कि यहां पर हमने क्या किया, कोई ऐसी वैल्यू हमने, मतलब टोटल नंबर ऑफ, इसके मिड निकल सकता है अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे, तो मतलब अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये चीज पता चलेगी कि पहले इसने सॉर्ट किया तो इसके अंदर 3 3 6 वैल्यू है। अब ये कैसे करेगा, अब ये ऐसे करेगा कि ये जो दोनों बीच के नंबर है ना, 8 और 11, इसने क्या किया होगा, इसको पहले जोड़ा होगा, ठीक है। तो इसने इनको पहले जोड़ा होगा। तो ये क्या करेगा, 8, चलो हम मतलब मैन्युअली कर लेते हैं, 8 और 11 को जोड़ करके, ठीक है, देन इसने अपॉन में 2 किया होगा, ठीक है। उस बेसिस पर इसने 9.5 आपको आंसर किया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। इसको करने के दो तरीके हैं। द तरीका नंबर 1 मैं आपको बता चुकी हूं कि मिड पहले सॉर्ट कर लिया, असेंडिंग या डिसेंडिंग में बीच वाली वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हमारे पास में सारी इवन वैल्यूज ही हैं, तो पहले उसने सॉर्ट करके ये बीच वाला वैल्यू ले लिया, अब इन दोनों को जोड़ करके अपॉन में 2 कर दिया। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम रैंडमली कोई भी वैल्यू उठा करके डालते हैं, जैसे मैंने डाला इसमें 5, अब मुझे नहीं पता कि ये इवन है कि ऑड है, पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें अब ये तो ऑब्वियसली यही करने वाला है कि मिड वाली वैल्यू आपको दे देगा। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसने क्या किया होगा, ये वाली वैल्यू निकाल करके दे दी है ना। अब इसमें एक और वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से क्या था 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे क्या किया होगा, ये जो बीच वाली वैल्यू है 7 और 8, इसने क्या किया 7 + 8 अपॉन में 2। तो सेम आंसर है जो आपका आया, ठीक है। तो
तो बीच वाली वैल्यूज इनको जोड़ करके अपॉन में आंसर निकाल दिया, लाइक हाउ मेडन आपका है जो निकल रहा है। ठीक है, सॉर्ट करना इज मैंडेटरी, सॉर्ट वाला आप ऑप्शन भूल जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। और अगर इवन ऑड है तो दिक्कत ही नहीं है, बीच वाली वैल्यू आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ कि अपना मेडन निकाल रहा है यहां से। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। द मेडन इज, दो थे इसको करने के। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों हो सकता है। अब अगर आपके पास में ऑड है तो आपने मिडल वैल्यू दे दी, और अगर इवन है तो आप क्या कर रहे हो, दोनों मिडल की वैल्यू निकाल करके उनका एवरेज निकाल दोगे, मीन निकाल दोगे उनका, तो आपका आंसर है जो आ जाएगा। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल हमने किया। अब हम मोड की बात करते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये क्या करता है, ये करता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर होता है ना, वो आपको निकाल करके दे देता है। ठीक है, वो हमारा मोड है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू आपकी निकलेगी। तो जैसे अगर हम सेम एग्जाम्पल के साथ काम करते तो ये मुझे क्या करता, मोड कैसे निकाल करके देता कि 152 आपका काफी बार है जो आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं सेम एग्जाम्पल के साथ काम करती हूँ, इसके लिए आपको ये सॉर्टेड फॉर्टेड करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया यहां पर, मोड एंड यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 आपका काफी बार है जो आ रहा है, तो इट्स बेटर कि हम इसको छोटा नंबर ले लेते हैं। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5। तो एक काम करते हैं, अच्छा तो अब ये यही देगा। अगर सपोज कि मैंने कहा 5, तो 5 आपके पास आ गया। अगर मैंने कहा 4, सपोज कि मैं एक ही वैल्यू ऐसे डाल रही हूं, तो ये पहले बार जो आया मतलब 4 आ रहा है, तो इसलिए आपको आंसर कर रहा है। सपोज कि मैं यहां पर 3 ही क्यों ना दे दूं, ठीक है, आ रहा है ना इसलिए। ठीक है, तो पहली बार 3 आपके पास आ गया, तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। बेशक मैंने यहां पर 4 जानबूझ करके ऐसी वैल्यूज है जो डाल रही हूं। ठीक है, अब सपोज कि मैंने कहा 5, तो अब आपको 5 आंसर करेगा। फ्रीक्वेंसी जिसकी जितनी ज्यादा है, मैंने एक और चीज करके देख ली कि 2-3 वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी सेम कर ली है ना, तो जो वैल्यू सबसे पहले फाइंड हुई वही आपका आंसर कर दी इसने। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। तो हमने यहाँ पर मोड को भी है जो जान लिया, मीन मेडन मोड। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मतलब है इन दोनों का? अभी तक आपने क्या पढ़ा था, मीन मेडन मोड, इनको पढ़ा था। अब बेसिकली अगर हम इनको देखें, वेरिएंस को या स्टैंडर्ड डेविएशन को, कि जो हमने मीन मेडन मोड के अंदर चीजें करी थी, जैसे अगर मैं कुछ वैल्यूज ले, है ना, जैसे मैंने ये वैल्यूज ले ली। अब क्या है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हमें ये बता रहे हैं कि जैसे अगर मैं इसका मीन निकालूंगी, एवरेज निकालूंगी, तो हमारी एवरेज वैल्यू से ये जो हमने डेटा सेट लिया है ना, ये कितना दूर दूर है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि हमारा डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट हो रखा है, कितना फैला है हमारा डेटा। तो हम उसके लिए हमारे वेरिएंस को, स्टैंडर्ड डेविएशन को बेसिकली यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर हम इसी डेटा सेट की बात करें, तो देखो एक तो डेटा हमारा नॉर्मल चल रहा है, फिर अचानक से एक ऐसी वैल्यू आ गई, बड़ी सी वैल्यू, अब नॉर्मल सी, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे एवरेज पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो हम इन्हीं आउटलायर्स को आप कह लो कि भाई इसकी वजह से हमारा डेटा में वेरिएंस बहुत ज्यादा है जो आ जाएंगे। तो हम यही देखना चाहते हैं कि कितना वेरी कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि 2 पॉइंट है यहाँ पर। इफ ऑल डेटा वैल्यूज आर क्लोज टू द मीन, अगर मैंने एक एवरेज निकाला और वो जो वैल्यूज हमने ले रखी है ना डेटा सेट, अगर वो इसके पास पास है, तो मतलब वेरिएशन इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर वैल्यूज बहुत ज्यादा है, कि मान लो 50 हमारा यहाँ पर मीन निकला, और जो वैल्यूज मैंने ले रखी है वो कुछ बहुत ही मतलब नंबर ज्यादा है, तो मतलब इससे काफी दूर है, तो वेरिएंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। कि जैसे मान लो अगर मैं कह दूं कि भाई आपके सब्जेक्ट के मार्क्स कह दूं, है ना, तो एक में 30 है, 32 है, 39 है, और मान लो 35 है, एक में अचानक से 200 आ गए यहाँ पर, है ना, तो ये आउटलायर्स हो गया। तो ये इससे क्या हो गया, हमारा जो एवरेज निकलेगा वो मतलब अलग होगा, है ना। अलग मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब कि आपका जो नॉर्मल डेटा फ्लो चल रहा है ना, इसके आने से आपके एवरेज पर बहुत ही प्रभाव या जो है फर्क पड़ने वाला है, अगर आसान से तरीके से समझे।
तो अब ये वेरिएंस हमारे क्या काम में आएंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन किस काम में आएंगे कि जब हम इसका एवरेज निकालेंगे ना, तो ये चेक करेंगे कि भाई हमारी ये जो डेटा सेट की वैल्यूज है ना, ये हमारे उस मिड वैल्यू से, मिड पॉइंट से कितनी वेरी कर रही है। ठीक है, अगर ये मीन के बिल्कुल पास में है या आसपास ही है तो लेस वेरिएशन हो गया, अगर दूर दूर है तो हमारा ज्यादा वेरिएशन, मोर वेरिएशन है जो हो गया। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जिसको हम समझते हैं। जो सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल वैल्यू है, वो हमें मीन मेडन मोड से पता चल गया। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पर काम क्या है, ये पता करेगा कि हमारा डेटा कितना फैल रखा है। ठीक है, मतलब वो मीन वैल्यू से कितना पास में है, कितना दूर में है। तो अब इन्होंने क्या लिया है, ये डॉग सेट का एग्जाम्पल है जो ले लिया उनकी हाइट का। तो आपके पास में ना कुछ डेटा है जो गिवन है, अगर हम एनसीईआरटी के इस एग्जाम्पल को देखें तो कुछ डॉग्स है और उनकी हाइट्स है जो यहाँ पर गिवन है। अब क्या करना है, सबसे पहले मीन निकालना है। उसका फॉर्मूला आपको पता है, इन सबको आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, ये जितनी भी वैल्यूज आपको दिख रही हैं आपने सबको जोड़ा। अब टोटल जो है कितने हैं, 5 डॉग्स है यहाँ पर। तो ये आपका क्या निकल गया, मीन निकल गया। बहुत बढ़िया, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। तो आपने मीन निकाला है यहाँ पर, है ना। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब जब हम वेरिएंस को निकालने की कोशिश करेंगे तो इस डेटा सेट को देखो, ये जो टेबल बन रखी है ऊपर, इसमें क्या हुआ है कि आपका मीन क्या निकला, कुछ ये वाली वैल्यू निकली। कुछ नहीं करना आपने, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है ना, जो हाइट दे रखी है, बस उससे इसको माइनस करना है। तो मतलब एक तरीके से आपने कहा 600 था ये वाला, है ना हाइट, तो यहाँ 394 है, तो आपके पास आ गया 6, आपके पास आ गया 0 और 5 में से 3 यानी कि 206। वैसे ही आप इस सारे नंबर्स को 394 जो कि आपका मीन निकला उससे माइनस कर दोगे, तो आपके पास ये एक डेटा सेट है, ये एक वैल्यू है जो आ गई। अब कुछ नहीं करना, जब आप वेरिएंस निकाल रहे होंगे ना तो आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर कर देना सबका। ये जो आपको वैल्यूज दिख रही है, यू हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ दिस। कर दिया आपने स्क्वायर। बस स्क्वायर करने के बाद में अपॉन में आपने क्या करना है, जितनी वैल्यूज थी आपकी, 5 कुत्ते थे, है ना, 5 डॉग्स थे, तो आपने इसको अपॉन में 5 करके ये आपका वेरिएंस निकल चुका है। ठीक है, तो मतलब अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या है, वेरिएंस, है ना। तो टोटल तो हमारा ये हुआ था, अब मैंने अपॉन में 5 कर दिया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डॉग्स इतने हैं, तो ये हमारा वेरिएंस यहाँ पर है जो निकल चुका है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, बस इसका यहाँ पर अंडर रूट। ठीक है, तो आपने रूट लगा दिया। अब रूट के बाद में हमारी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो कुछ ये आई है ना। अब आप देख लो यहाँ पर, जब आपका मीन निकला था तो कितना था, 394 था ना, है ना, और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद क्या वैल्यू आई, 147। तो यहाँ पर जो कहेंगे कि डिफरेंस है वो क्या है, मतलब ये बहुत दूर है ना, ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको बात समझ में आएगी कि वेरिएशन कितना है, ज्यादा है वेरिएशन, है ना। तो मोर वेरिएशन आप इसमें कहोगे, क्योंकि आपकी मीन वैल्यू क्या थी, 394, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके लाए तो दिस इज 147, है ना। तो ये तो बहुत ही दूर हो गया आपसे। तो आप इस तरीके से इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है जो बेसिकली निकालोगे, क्योंकि वैल्यूज में वेरिएशन कितना है ये देखो, और ये देखो वैल्यूज में कितना वेरिएशन है, तो ऐसे आपने इसको निकाला है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वेरिएंस जो आपको निकला कैलकुलेट करना है, अपॉन 5 एक वैल्यू आई। अब आपने कुछ नहीं करना, उस वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेप नंबर 4 में स्क्वायर रूट लगा देना है, दैट्स इट। तो ये आपका काम हो जाएगा। तो ये बेसिकली फॉर्मूलाज हैं, नहीं भी याद होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, कहता है कि अ स्मॉल वेरिएंस इंडिकेट दैट द डेटा पॉइंट्स टेंड टू बी वेरी क्लोज टू द मीन एंड टू ईच अदर। ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास स्मॉल वेरिएंस कब आ रहा है, जब वो वैल्यूज पास पास में है, मीन के पास में ही वैल्यू निकली। और हाई वेरिएंस कब आ रहा है कि मीन से वैल्यू जो है वो बहुत दूर है, तो ये हाई वेरिएंस है। अब लो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट दैट द डेटा पॉइंट्स टेंड टू बी वेरी क्लोज टू द मीन, ये इसी पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, और नीचे वाला भी इसी को ही इंडिकेट कर रहा है। तो एक ही लाइन को इसने 2 बार अलग अलग तरीके से लिख दिया। तो आई होप ये जो फैक्ट्स है वो आपको समझ में आए। अब इसका हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपके पास में जो हाइट गिवन थी ना, आपने फंक्शन STDEV
यूज करना है और आपके पास ये झटके पटके आपका काम है जो हो जाएगा। क्या करते हैं इसके लिए, हम वापस से इस पर चलते हैं। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ये स्टैटिस्टिक्स जो हमारा पहले से डेटा बना हुआ था, मैंने वहाँ पर एस टी टेप फंक्शन है जिसको यूज़ कर लिया और बस हमारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकल चुका है। तो वो जो काम धाम आपने यहाँ पर सारे किए थे ना, ये वाले, है ना, कौन से, ये वाले काम धाम, है ना, मतलब ये जो फॉर्मूला है, दिस इज वर्किंग बिहाइंड दिस फंक्शन। ठीक है, तो क्या करना था आपको सबसे पहले, अगर आप इसको एक समरी के तौर पर भी देखते, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस आप इसलिए निकाल रहे हो ताकि आप ये देख पाओ कि आपका डेटा है जो कितना फैल रखा है ना। आपके अगर 50 नंबर का पेपर है, एक में मान लो आप कह रहे हो 30 है, 40 है, आप कह लो ये ऐसे मार्क्स हैं जो आपके आ रहे हैं, मान लो 50 भी है ना। तो एक में आप कह लो कि आपने मतलब एक आ गया, मतलब एक या दो यहाँ पर नंबर है जो दे रखा है, तो कितना एवरेज पर फर्क है जो पढ़ने वाला है। तो इससे ये चेक करेंगे कि आपकी जो मीन वैल्यू निकल रही है ना, वो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन से कितनी ज़्यादा दूर है और कितनी पास में है। तो वेरिएंस कम है या ज़्यादा है, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आउटलायर्स कितने हैं आपके डेटा के अंदर। ठीक है, तो आउटलायर्स को फाइंड आउट है जो बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी तो आपकी मीन मेडन मोड है से निकल जाएगी, बट अब आपका डेटा कितना फैल रखा है, स्कैटर कितना हो रखा है, तो दैट वी गेट थ्रू द वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, है ना। तो अगर आपने अपने ये भी चीज़ देख ली कि भाई मीन से जितना जो है पास होगा उतना कम होगा वेरिएंस, और जितना दूर होगा उतना ज़्यादा होगा, तो आपने पहले मीन निकाल लेना है। उस मीन के बाद में माइनस कर देना है आपके एक्चुअल डेटा को अपॉन में, जितने 5 है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ है ना ये डॉग्स, और बस, एंड देन आपने स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करिए एंड सब्सक्राइब कर दो।